नमस्कार एवरीबॉडी। आज आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन क्लासेस जारी कर रखी है। कोविड के चलते हुए हमें ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश हैं, इसलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटिक्स में एमर्जिंग ट्रेंड्स यानी भारतीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स विषय बहुत ही बड़ा विषय है। तो इसमें आपको 1952 के पहले चुनाव से लेकर लास्ट 1919 के लोकसभा चुनाव तक का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप भारतीय राजनीति में बदलते हुए स्वरूप या एमर्जिंग ट्रेंड्स, नई प्रवृत्तियों के बारे में और उसके सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में हम गहराई से जान सकते हैं। तो आपको पता ही है, समकालीन परिस्थितियां किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को प्रभावित करती है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे परिवर्तन आते रहते हैं, और ये परिवर्तन केवल सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आते रहते हैं। तो इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए हैं उनको हम एमर्जिंग ट्रेंड्स बोल सकते हैं। आपको पता ही है कि अब तक हमारे देश में 1952 से लेकर 2019 तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 17वां लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार है। वहीं 1952 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो आज बीजेपी की है, पर बीजेपी की यहाँ तक जब सरकार आई है तो उसके बीच में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारी नई प्रवृत्तियाँ उभरी है। उनके बारे में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, या यूँ कहें कि एक क्रमवार अध्ययन आज हम करेंगे। तो आपको पता ही है कि आज तक हमारे 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी विधानसभाओं के भी चुनाव हर राज्य में हो चुके हैं, जिनकी गिनती करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। यानी इतने विधानसभा, क्योंकि हमारा देश जिसमें लगभग अभी 27 स्टेट है, पहले 28 स्टेट थे, तो उन स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी में भी चुनाव, दिल्ली पौंडीचेरी में भी चुनाव होते रहते हैं। तो इन सभी विधानसभाओं के भी थोड़े आंकड़े हमें पता होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है, हमारा भारत में एक संविधान है, संविधान में प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अब लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है तो इसमें चुनाव होना और राजनीति में उतार चढ़ाव होना लाजमी है। साथ ही साथ हमारी प्रस्तावना में लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का भी लक्ष्य निर्धारित करती है। तो राजनीतिक न्याय जिसमें हर व्यक्ति को हर किसी भी पद पे चुने जाने का अधिकार हो, तो उसमें तभी राजनीतिक न्याय संभव है जब हर व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करे, और हर व्यक्ति किसी भी पद पर चुनने की योग्यता जो रखता है वो चुने जाने का ख्वाब भी रखता है और अपने ख्वाब को पूरा भी करता है। इसके लिए हमने सार्वजनिक वैश्यक मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया है। यानी जो भी 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन्हीं चुनावों के आधार पर हम ये कहेंगे कि हमें जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 1967 में पहली बार हमारी जो राजनीति थी उसमें परिवर्तन आया, और जो केरल स्टेट है, ये केरल स्टेट है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टेट है। घूमने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं। तो इस स्टेट में पहली बार परिवर्तन आया, यानी कुछ न कुछ तो इस स्टेट में खास है, इसलिए सभी को एक बार जाके देखना चाहिए। तो इस स्टेट में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार
का गठन पहली बार, सबसे पहली बार देश में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया, तो वो है केरल। उसके बाद 1977 में 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल मोरारजी देसाई वाले दल है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल ने सरकार बनाई। तो मोरारजी देसाई भारत के लगभग 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, 5th प्राइम मिनिस्टर होने का उनको गौरव प्राप्त हुआ और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी और 1896 में और 10 अप्रैल 1995 तक ये रहे और ये काफ़ी एक्टिव भूमिका इन्होंने निभाई है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी। और पहली बार 1977 में ये 5th से लेकर 79 यानी 2 साल के लिए 5वें प्रधानमंत्री के रूप में ये रहे हैं और इन्होंने जनता पार्टी, जो नई पार्टी थी, उसको लीड किया था। इसके साथ ही साथ ये काफ़ी बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं और उनका कैरियर बड़ा शानदार था और उनके पास बहुत सारे पद भी रहे थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट, यानी जो बम्बई राज्य था, अब तो महाराष्ट्र है, पहले बम्बई राष्ट्र था, राज्य था, उसके चीफ मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेकंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी ये रहे हैं। तो ये इनका छोटा सा परिचय है मोरारजी देसाई का और बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे और हमारे 5th प्रधानमंत्री थे। उनसे पहले 4 प्रधानमंत्री पद के रूप में 4 लोग भी और रहे थे। तो इनके बाद में एक नई प्रवृत्ति उभर के आई, मिली जुली सरकारों की संस्कृति हमारे देश में विकसित हुई। यानी 1977 के बाद में 80 में चुनाव हुए, 80 से 85 में इंदिरा गांधी रही, 85 से और 89 तक राजीव गांधी रहे और फिर उनके बाद में मिली जुली सरकारों की प्रवृत्ति या संस्कृति विकसित हुई। वर्तमान में वापस 1 पार्टी सिस्टम, यानी कि 91 से लेकर 2014 तक 1 पार्टी मिली जुली सरकारें रही और अब वापस सिंगल पार्टी सिस्टम का उभार हमें राजनीति में देखने को मिलता है। 2014 से 19 के जो चुनाव हुए हैं दोनों, उसमें आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अब की बार 300 प्लस सीटें ली है और एकमात्र बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है। तो इस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, उनका बिंदुवार अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले एक हम देखते हैं कि जैसे 1952 में अपना पहला आम चुनाव हुआ था, उसी आम चुनाव से लेकर 1967 तक एक दल की प्रधानता की पुनर्स्थापना हमारे यहाँ हुई है। हालांकि अब भी आप देखने अभी पुनर्स्थापना हुई है 2014 से आगे वर्तमान तक। इससे पहले जब हम अध्ययन करते हैं तो 1952 में हमारे यहाँ कांग्रेस, 1967 तक कांग्रेस रही। उसके बाद में थोड़ा सा एक सिर्फ केरल राज्य में, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और सेंटर में 1977 में मोरारजी के अधीन सरकार बनी। तो ये क्रम है वो 79 तक ही चला। उसके बाद में 80 से 89 तक फिर कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी राजीव गांधी की सरकार रही। उसके बाद में 1998 तक हमारी राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे, क्योंकि इस दौरान काफ़ी लगभग 3-4 लोग हैं वो सत्तासीन हुए। जैसे 1991 के आसपास नरसिम्हा राव बने, प्रधानमंत्री बने गठबंधन से। उनके बाद में हम देखते हैं उन्हीं के साथ चंद्रशेखर की सरकार बनी। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी रहे 13 दिन के लिए रहे और इसी दौरान HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल
ये कुछ बड़े नाम हैं जिनका यूँ मानते हैं कि बहुत ही 5-5 7-7, जैसे इंद्र कुमार गुजराल है, उनका कार्यकाल सिर्फ 6 से 7 माह का भी रहा था। इंद्र कुमार गुजराल हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जब पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी एक फेमस है सिद्धांत उन्होंने दिया है, या गुजराल थियरी जिसको बोलते हैं, जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं। ये सिर्फ 6-7 माह के लिए ही चल पाई थी इनकी सरकार। फिर चुनाव के परिणाम के आधार पर उसके बाद में जनता पार्टी को 182 सीटें मिली और कांग्रेस को 141, संयुक्त मोर्चे को 95 सीटें मिली। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे बीजेपी की सरकार उनके बाद में बनी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी। और उन्होंने 13 अक्टूबर 1999 में कई दलों को, लगभग 26 दलों को शामिल किया, 26 दलों को शामिल करके एक सरकार बनाई, और जो थोड़े ही दिन चली और लगभग 2004 तक उनकी सरकार बनी। उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1909 में भी उनकी सरकार 2009 में भी उनकी सरकार बनी। और 2014 के बाद में फिर वापस बीजेपी का वर्चस्व हुआ, और यूँ मान लो विपक्षी दल फिलहाल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, कोई भी बड़ा विपक्षी दल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि पुनः एक बार फिर एक दल की प्रधानता भारतीय राजनीति में स्थापित हो चुकी है। तो इसी तरह दूसरा टॉपिक हमारा है क्षेत्रीय दलों का उभरना। तो जैसे जैसे हमारी राजनीति आगे बढ़ती है, 1967 में पहली बार आपको पता ही है कि केरल में चुनाव हुए, जो था आम चुनाव हुआ, और उसी से जो क्षेत्रीय दल हैं उनका महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि पहली बार केरल में एक क्षेत्रीय दल ने अपनी सरकार बनाई। 1977 में फिर जनता दल है वो सत्तारूढ़ हुई, और 1984 में मुख्य विपक्षी पार्टी, जो 1984 था जब इंदिरा की सरकार थी, तो उसमें मुख्य जो पार्टी थी विपक्षी थी वो तेलुगु देशम थी। तेलुगु देशम पार्टी मुख्य थी, यानी एक क्षेत्रीय दल ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। और 1989 का जो चुनाव थे उसमें नरसिम्हा राव ने बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक सरकार, वीपी सिंह ने बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकार बनाई थी। 1991 में भी इसी तरह राष्ट्रीय दलों ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया था। 1991 में कांग्रेस ने अन्ना मुद्रक, यानी तमिलनाडु की जो डीएमके पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके अन्ना मुद्रक पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। उसी तरह 1996 में एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में एक संयुक्त सरकार बनी थी, जिसमें 13 दल शामिल थे, जिसमें 4 राष्ट्रीय, यानी 4+9 यानी टोटल 13 है, उसमें से 9 क्षेत्रीय दल थे, राष्ट्रीय सिर्फ 4 ही दल थे। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी है, अब भी जारी है, अब भी ये सिलसिला टूटा नहीं है, क्योंकि अब भी बहुत सारे, जैसे हम अपने हरियाणा का भी जिक्र करते हैं, तो बीजेपी ने जजपा के साथ, जेजेपी के साथ संगठन करके या सहयोग से अपनी सरकार बना रखी है। उसी तरह एक समय था जब महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाती थी। वर्तमान में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी ने मिलकर और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बना रखी है। इसी तरह बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रीय दल हैं वो उभर रहे हैं। हालांकि वर्तमान बीजेपी जो है वो ऐसे क्षेत्रीय दलों को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन फिर भी मजबूरी के साथ इन क्षेत्रीय दलों के साथ रहकर सरकार
बनानी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उभरना या मजबूती से उभर रहे हैं। मिली जुली सरकारों का युग, यानी जब 1977 में पहली बार मिली जुली सरकार जनता पार्टी की सरकार थी, उसके साथ एक ट्रेंड सेट हुआ और मिली जुली सरकारों का युग शुरू हुआ। तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीपी सिंह ने के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे ने अन्य 13 दलों के साथ सरकार बनाई थी। उसी तरह 1991 में अन्ना मुद्रक एडीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और वो सिलसिला अब तक चल रहा है। एनडीए यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए, दो ऐसे गठबंधन है जिसके तहत सरकारें चलती है। यूपीए कांग्रेस का है और एनडीए बीजेपी का। अब बीजेपी को हालांकि बहुत स्पष्ट बहुमत है, फिर भी बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, क्योंकि बीजेपी पहले शिवसेना के साथ रहती थी, अकाली दल के साथ रहती है, पंजाब वाले अकाली दल के साथ रहती है। तो यानी ये अपने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाता है। तो ये यूँ कहो कि ये ट्रेंड है, ये मिलीजुली सरकारों का ट्रेंड अब भी चल रहा है। सरकारें बहुत सारी, जैसे बीजेपी सरकार चाह के भी अपने आप को इनसे अलग नहीं कर रही है। जनता पार्टी ने वर्तमान में 12 दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था 2014 में, और वर्तमान में भी इसी तरह के दलों के साथ मिलकर अपनी राजनीति चला रहे हैं। तो ये कुछ हमने 3 टॉपिक अभी किए हैं, और इसके लिए हम नेक्स्ट भी कुछ और मुद्दे हैं। जैसे 4 नंबर टॉपिक, केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की मांग। केंद्र राज्यों के संबंधों में परिवर्तन की मांग भी भारतीय राजनीति में उठ रही है। यानी केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन, यानी 1967 तक कांग्रेस का एक छत्र राज था। उसके बाद 77 में सरकार हिली और पहली बार 1967 में केरल में एक नई सरकार बनी, और फिर धीरे धीरे 2007 के बाद में कई बार ऐसी मांगें उठने लगी है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में परिवर्तन की मांग इसमें होने लगी है। ये दल राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा क्षेत्रीय मुद्दों तथा समस्याओं पर अधिक उभरते हैं। जनता राष्ट्रीय दलों के मुकाबले अपने क्षेत्रीय दलों को अपने अधिक नज़दीक मानने लगी है। जनता अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए इनसे अधिक उम्मीद रखने लगी है। तो इस वजह से जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे केंद्र राज्यों में संबंधों में परिवर्तन आ रहा है और अधिक स्वायत्तता की मांग है वो बढ़ रही है। स्वायत्तता की मांग है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे इसमें, और केंद्र राज्यों के संबंध है उसमें राज्यपाल की जो भूमिका है उसके बारे में भी लेकर उत्तेजना काफ़ी बार पैदा हुई है। सरकारिया आयोग है वो बनाया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई है। मदन मोहन पुंछी आयोग भी केंद्र और राज्य के रिलेशंस के बारे में बन चुका है। एक तो फेमस है ही है सरकारिया आयोग, और एक मदन मोहन पुंछी आयोग भी काफ़ी फेमस है, जो कई बार पूछ भी लिया जाता है कि ये आयोग किससे संबंधित है। तो ये हमने कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा की है। आगे भी नेक्स्ट क्लास में एक साथ करवाया जाना इतना ठीक नहीं है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे चर्चा
करेंगे। थैंक यू।